और रिलेटिंग टू इनकम, इसको हमने कहा जी P&L में इसको सेपरेटली भी डिस्क्लोज किया जा सकता है और इसको ऑफसेट करके भी शो किया जा सकता है। तो दोनों सूरतों में हमने इसको रिपोर्ट किया। परसों जब हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ग्रांट की इनकम को, ग्रांट को एज इनकम अलहदा शो किया, रिलेटेड एक्सपेंस को एज एक्सपेंस अलहदा शो किया और हमने दोनों को ऑफसेट करके भी शो किया। और जो रिमेनिंग ग्रांट है उसको बैलेंस शीट में हमने कैसे रिपोर्ट किया, उसको स्प्लिट किया बिटवीन द करंट एंड द नॉन करंट सेक्शन। इसी तरह नॉन करंट एसेट से रिलेटेड ग्रांट को हमने कहा जनाब या तो आप उसको सेपरेटली रिकग्नाइज कर लें या फिर आप उसको एसेट की इनिशियल मेजरमेंट के वक्त उसकी कॉस्ट में से माइनस कर लें। तो इसका मतलब तब दोनों सूरतों में आप इसको ले सकते हैं, यानी कि ऑफसेटिंग उधर भी अलाउड है ऑफसेटिंग। ठीक, तो ये जनाब हम परसों जो हमारी बात चली, कल बीच में ब्रेक आ गया तो उसको सम अप किया। अब यहीं से हम इसको फर्दर कनेक्ट करते हैं ग्रांट को। ग्रांट में इसके बाद जो टॉपिक है वो है रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट या रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। रीपेमेंट और रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब हमने कहा जब गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो हमने देखा उसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, साथ में रिस्ट्रिक्शंस अटैच कर देती है कि आपने जनाब फलां रिस्ट्रिक्शंस जो है उनके साथ कंप्लाई करना है और आपको ग्रांट जो है वो हम देंगे। तो हमने कहा जैसे जैसे एंटिटी रिस्ट्रिक्शंस के साथ कंप्लाई करती जाती है ग्रांट को इनकम रिकग्नाइज करती जाती है। सो व्हाट इफ एंटिटी remain unsuccessful in complying with the restrictions? कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि जनाब एंटिटी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई ना कर पाए, ठीक, तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट ये कहती है जनाब चूंकि जो हमने कंडीशंस अटैच की थी आप उनको कंप्लाई नहीं कर पाए तो जो हमने आपको ग्रांट दी थी वो आप हमें क्या कर दें, वापस कर दें, गिव इट बैक टू अस। ठीक, आपने वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ कंप्लाई नहीं किया, इसका मतलब है कि जो आपके पार्ट पे कंसिडरेशन थी वो हमें फ्लो नहीं की, इसलिए अब आप क्या करें, जो पैसे हमने आपको दिए थे वो आप हमें वापस करते हैं। सो दैट विल बी नोन एज रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें जनाब कि एंटिटी को ग्रांट मिली 5 लाख रुपए की, जस्ट अज्यूम एंटिटी रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट ₹500,000। ठीक, 5 लाख की ग्रांट मिल गई एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ईयर। ठीक, इसके बाद हम लिखते हैं ना एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ईयर ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस विद द कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट गवर्नमेंट क्लेम द ग्रांट बैक। ठीक, तीसरे साल के शुरू में ये ग्रांट मिली हमें कितने साल के लिए, 5 years, 5 लाख के ग्रांट, 5 साल रिस्ट्रिक्शंस पीरियड, कंडीशन बताया जी 5 साल तक आपने फलां काम करना। फॉर एग्जांपल यहाँ के लोकल्स की ट्रेनिंग करनी है, आपने ये ख़ास स्किल डेवलप करनी है तो आपने उनको बुला के जनाब ट्रेन करना है और ये पूरे 5 साल आपने करना है। हम आपको 5 लाख रुपए दे दें, मिल गया जी। अब वहाँ पे उसमें लिखा हुआ था जब आप लोकल को आपने करना है ट्रेन और मिनिमम जो आपने रिक्रूट करने हैं ट्रेनिंग्स हर साल वो 50 से 60 होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पहले साल को मर के 45 हुए, अगले साल 30 से भी कम हुए, तो गवर्नमेंट ने कहा जी आपसे कंडीशन मैच नहीं हो रही, अब आप हमें क्या कर दें, ग्रांट वापस करते हैं। तो एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ईयर गवर्नमेंट ये कह रही है जी आपको जो हमने ग्रांट दी थी रिफंड इट। एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ईयर गवर्नमेंट क्या कह रही है, रिफंड द ग्रांट। अब आप एज एन अकाउंटेंट बैठे हैं जनाब, आपके सामने ये सारी सूरत हाल है और आपने 1 जनवरी 3rd ईयर को ग्रांट की रिफंड की एंट्री करनी है। अब ज़ाहिर एंटिटी भी जनाब जाएगी, थोड़ी सी लिटिगेशन होगी, कोई हेयरिंग वेयरिंग होगी, पता चला जनाब गवर्नमेंट ने कहा जी आप हमें कोई 4,25,000 वापस कर दें।
रिफंड द अमाउंट 425,000। 5 लाख हमने आपको दिया था, 425 आप हमें वापस करते। ठीक हो गया। ले जी, तीसरे साल के शुरू में अकाउंटेंट साहब क्या एंट्री करेंगे? जी सर, पूरी सिचुएशन ज़हन में रखते हुए क्या करें? कैश क्रेडिट कर देंगे। कितने से? चलो कैश क्रेडिट हो गया 4,25,000। डेबिट क्या करें? कितने से? गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट कितने से? तीसरे साल के शुरू में रिफंड की एंट्री होगी। कैश क्रेडिट गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट विद अब्दुल्ला 5 लाख से। जब आपको ग्रांट मिली तो आपने एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट कितने से? 5 लाख। 1 साल गुजरा तो आपने एंट्री क्या की होगी? ग्रांट अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ये क्या है? अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट। ये ईयर 1 प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद 1 साल के बाद इसका बैलेंस कितना बच गया होगा? 4 लाख। ये ईयर 1 हो गया। दिस इज ईयर 1। नाउ ईयर 2 ओपनिंग बैलेंस क्या है जनाब? 4 लाख। फिर आपने दूसरा साल गुजरा और आपने फिर अमोर्टाइजेशन की और एंट्री की ग्रांट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट विद। सो व्हाट इज द बैलेंस नाउ? 3 लाख। जब तीसरा साल शुरू हुआ तो इस पे बैलेंस कितना पड़ा? इसका मतलब अगर हम इसको डेबिट करना चाहें एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ईयर एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ द ग्रांट, तो मैक्सिमम डेबिट कितने से हो सकता है? क्योंकि उसमें बैलेंस ही 3 लाख। 3 लाख का डेबिट हो सकता। ठीक। सो गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट विद 300,000, कैश क्रेडिट विद 425,000। तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? तीसरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस को। 1,25,000। इसको हमने कैसे लिया? IAS 20 ये कहता है that refund of the government grant should be treated as a change in accounting estimate। कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ जाए तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही है जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का। तो आपको याद है ना, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का फैक्ट हमने IAS 16 में बड़ा यूजफुल। लाइफ जब चेंज होती है तो उसको हमने क्या वर्ड दिया था? क्या होता है ये? तो हमने कहा ये प्रोस्पेक्टिव होता है, करंट एंड द फॉलोइंग ईयर्स। The change in accounting estimate will affect the current year and the following year. So any refund of the government grant will be treated as, कैसे ट्रीट करेंगे जनाब हम उसको? As a change in accounting estimate। सही हो गया जनाब? चलें जी, एक एग्जाम्पल लिख। Government, now for example, entity receive a grant. Entity receive a grant. Entity receive a grant of rupees 500,000 against the purchase of a non-current asset against the purchase of an asset, purchase of a non-current asset costing 1 million. The useful life of the asset 5 years. The useful life of the asset is 5 years with a nil residual value. After 2.5 years, after the 2.5 years, due to the non-compliance with the restrictions attached to the grant,
गवर्नमेंट take the grant back. Government takes the grant back. The refunded amount is 450,000. ठीक. Pass the necessary journal entries. Pass the necessary journal entries for the first 3 years. For the first 3 years, assuming number 1, entity has a policy of recognizing the grant separately. Entity has a policy of recognizing the grant separately. Number 2, entity has a policy of subtracting the grant from the cost of the asset. Number 2, entity has a policy of subtracting the grant from the cost of the asset. चलो जी, करें जी एंट्रीज, कर ली जर्नल एंट्रीज। नहीं जनाब, सबसे पहले जनाब हमारे पास पॉलिसी 1, जिसे मैंने आपको लिखा है कि ग्रांट को सेपरेटली रिकग्नाइज किया जाता। तो हमारे पास पहली एंट्री क्या है? तो कहते हैं नॉन करंट एसेट डेबिट विद 1 million टू कैश टू गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक हो गया, आपने 2 एंट्रीज की होंगी, लेकिन आपको अब ये भी समझ आ गई होगी। मैंने 2 को इकट्ठा कर दिया, ये भी हो सकती है 2 करने के बजाय 1, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही होने वाला। सही हो गया। अब एंड ऑफ द ईयर 1 डेप्रिसिएशन ले ले। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख। ठीक हो गया। फिर amortization of government grant debit to profit and loss account 100,000। ये हो गया जी ईयर 1। अब हम आ गए ईयर 2 में, क्या होंगी? यही वाली 2 एंट्रीज। ठीक, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, ये 2 depreciation account debit to accumulated depreciation with 200,000। फिर government grant debit to profit and loss account 100,000। नहीं ना, अब आप तीसरे साल में आ गए। मैंने कहा आफ्टर 2.5 years। ठीक, तो पहले 6 बार जो है एसेट को चाहे आप डेप्रिसिएट करें या ना करें, ग्रांट चूंकि आपको रिफंड करनी पड़नी है, तो आपको ग्रांट जो है वो अमोर्टाइज करनी पड़ेगी 6 माह की। ऐसी है। तो आप एंट्री क्या करेंगे? ईयर 3 में गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दैट इज विद 50,000। 6 माह की आपने अमोर्टाइजेशन ली। अब आप
ग्रांट रिफंड करेंगे तो हमें देखना ये पड़ेगा रिमेनिंग बैलेंस अब कितना बच गया। तो हम देखते हैं 2.5 लाख रुपया बच गया, 250,000, और हमने पेमेंट कितनी की है? 4,50,000। और गवर्नमेंट ग्रांट कितने से डेबिट हो गई? सो द रिमेनिंग इज कितना आ गया जी? दैट इज अ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट, तो इसका मतलब है प्रिंसिपल क्या बना है कि एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट एट द टाइम ऑफ रिफंड विल बी डेबिटेड, ताकि उसको जीरो कर दिया जाए। कैश अकाउंट विद द अमाउंट जो आप पे करेंगे उससे क्रेडिट, दोनों का डिफरेंशियल P&L में जाएगा। रूल ये बना, अगर मैंने पेमेंट यहाँ पे की होती 2 लाख तो 50,000 का P&L में क्रेडिट आ जाना था। ठीक, तो यानी कि रिमेनिंग बैलेंस ऑन द ग्रांट एंड द अमाउंट पेड बैक बाय द एंटिटी, इन दोनों के जो डिफरेंस है उसने कहाँ जाना है? उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। इट विल बी इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही हो गया जी? तो इसमें इनकम भी आ सकती है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि अगर कैश अमाउंट कम हो गई, पेमेंट अमाउंट ग्रांट के रिमेनिंग बैलेंस अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी आपने 2 लाख पे किया, तो अब आप 2 लाख अगर पे कर रहे हो रिफंड अमाउंट में, तो गवर्नमेंट ग्रांट ने तो डेबिट होना है कितने से? रिमेनिंग बैलेंस, जो कि 250। अब टू कैश 200,000। नो व्हाट इज हाउ टू मेक अ डबल एंट्री कंप्लीट? 50,000 इज ऑन द क्रेडिट साइड, 50,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी एंट्री हो सकती है। ठीक हो गया जनाब? सो बोथ वेज, इसका मतलब प्रिंसिपल जो हम बना रहे हैं वो ये बना स्टैंडर्ड के मुताबिक कि एनी रिमेनिंग बैलेंस ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट विल बी डेबिटेड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट इट, क्योंकि ग्रांट अब नहीं है आपके पास, एंड द कैश अमाउंट विल बी क्रेडिटेड। दोनों का डिफरेंस जो है उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव है और वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यहाँ तो P&L डेबिट हो रहा होगा, यहाँ P&L क्रेडिट हो रहा होगा। सही हो गया जनाब? अब हम चलते हैं जनाब सेकंड पॉलिसी में, द पॉलिसी 2। उसमें हमने क्या कहा? उसमें हमने कहा जी एंटिटी की पॉलिसी है कि वो क्या करती है? ग्रांट को सब्सट्रैक्ट कर देती है, ऑफसेट कर देती है। सही हो गया? इसका मतलब है कि वो जो ये पहली एंट्री जो है हमारे पास, इसके बाद हम जो दूसरी एंट्री करेंगे, पहले अगर हम एसेट खरीद लें तो हमारा एसेट आज जी नॉन करंट एसेट विद 100,000 1 मिलियन डेबिट टू कैश। ठीक, 5 लाख टू गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख। ले जी, ये हो गया। अब एंटिटी कहती है जी हम गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट की इनिशियल कॉस्ट जो है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री बन जाएगी? गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू नॉन करंट एसेट 500,000। इसका मतलब हमारी नेट एंट्री क्या बनती है? नॉन करंट एसेट डेबिट विद 500,000, कैश क्रेडिट विद 500। सही हो गया जनाब? अब ईयर 1 का एंड आएगा तो आपने नेचुरली एसेट को क्या करना है जी? डेप्रिसिएट। ठीक हो गया जनाब? तो कितना है जनाब? हम कहते हैं जनाब हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये कितनी आ जाएगी जनाब? तो हम कह रहे हैं 1 लाख आ जाएगी, 100,000। बस दैट्स इट, पहला साल पूरा हो गया। दूसरे साल में जाएंगे फिर हम यही एंट्री कर रहे होंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 100,000। ये दूसरा साल हो गया। अब तीसरे साल में आफ्टर पासिंग द 6 मंथ आपको ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। ठीक, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन पहले 6 माह की, अब आप लेंगे एसेट की, क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000। ले जी, अब आ गई रिफंड की एंट्री, रिफंड करना। अब हमने कितना रिफंड किया जनाब? 4.5 लाख। तो हम कहते हैं टू कैश
डेबिट किसको दे? ठीक, तो हम कहते हैं डेबिट हम देंगे उस एसेट को जिसमें से ग्रांट माइनस की हुई, उसी में से माइनस की हुई है ना आप। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि डेबिट देना कितना है? 4.5 का पूरा देना। तो हम कहते हैं नहीं जनाब, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द एसेट्स कैरिंग वैल्यू इफ देयर वाज नो ग्रांट। क्या आपको एसेट को इतना का डेबिट देना है उस हद तक कि जो इसकी कैरिंग वैल्यू होती अगर इसमें से ग्रांट माइनस ना की होती। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं जनाब, अगर इसमें से ग्रांट माइनस ना करते तो ये 1 मिलियन का एसेट था, 2.5 साल बाद इसकी कैरिंग वैल्यू होनी थी 7.5 लाख। ऐसे ही 700 एंड सॉरी कितना, 2 और 2 5.5 लाख। कि अगर हम इसमें से ग्रांट माइनस ना करते तो इसकी कैरिंग वैल्यू होती 5.5 लाख। किस तरह सर 2 लाख साल की बनती है तो 6 माह की लाख बनेगी। हाँ 50 नहीं बनेगी। ठीक, 2 2 और 1 5 लाख आ गई। तो इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होती? 5 लाख अगर इसमें से ग्रांट माइनस ना करते। तो अभी कितनी आ रही है? तो अभी हम देख रहे हैं अभी आ रही है 1 1 और 50 2.5, तो 2.5 लाख आ रही है। इसका मतलब मैक्सिमम डेबिट जो एसेट को जा सकता है वो कितने का है? वो 2.5 लाख का। ठीक, तो एसेट अकाउंट डेबिट विथ 250,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है 4 लाख। So the differential will goes to the profit and loss। अगर आप देखें दोनों सूरतों में P&L का डेबिट वही बनेगा, ऐसे ही है 2 लाख। और अगर मैं पेमेंट कर दूं 2 लाख तो फिर P&L में क्रेडिट आ जाएगा कितने का? 50,000। सही हो गया जनाब? पेपर में एग्जामिनर अगर मुश्किल चीज की तरफ जाएगा तो वो दूसरी पॉलिसी अडॉप्ट करवा के कंपनी से इसी तरह रिफंड करा देगा। और आप पेमेंट कर रहे होंगे और स्टूडेंट अगर नहीं पता तो उसको ये नहीं समझ आएगा कि मैंने डेबिट किसको करना है, ग्रांट तो है ही नहीं। ठीक, तो ग्रांट तो है ही नहीं, अकाउंट ही नहीं है लेजर में हमारे ग्रांट का, वो तो हम शुरू में ही 0 कर रहे हैं। सो नाउ डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये तो पक्की बात है, डेबिट किसको करना है भाई? दैट विल बी द इशू। ठीक, तो लेकिन अब आपने इसको याद रखना है दोनों सूरतों में कि ग्रांट रिफंड हो सकती है। और रिफंड क्यों होगी ग्रांट? तो हमने कहा इसलिए करनी पड़ जाती है चूंकि रिस्ट्रिक्शंस जो ग्रांट के साथ कनेक्टेड होती हैं वो कंप्लाई एंटिटी से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ग्रांट हमें वापस करनी पड़ जाती तो डेप्रिसिएशन अब अगले 6 महीने वो वैसे ही चलेगी। एसेट 5 लाख है ना, जमा 2.5 7.5 कितना आएगा? 5 लाख था हमारे पास, तो 2,50,000 से आपने डेबिट कर दिया तो कितना बन गया? 7.5 लाख। 7.5 लाख बन जाएगा कि 5 लाख बन जाएगा? 5 लाख बन गया ना, 5 लाख बन गया। 2.5 था ना बाकी, तो 2.5 और किया तो 5 डिवाइड बाई 2.5 1 लाख और आ जाएगी। वो वैसे ही चलता रहेगा, 2 लाख की डेप्रिसिएशन आ जाएगी ना इस दफा। ले जनाब, तो हमारे पास आ गया, किताब दिखाना जरा, बुक। कोई नहीं लाया बुक, बदलनी पड़ी। जदीद हो रहा है। तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन रिवाइज तो नहीं करनी? नहीं वो तो जो ऐसे वो आ गया ना इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आ गया ना। रिवाइज करेंगे तो फिर तो रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। निकाल लें जी बुक जरा। नहीं थ्योरेटिकल थ्योरी पढ़ानी मैंने आपको, थोड़ी सी लाइंस लगा लें इसको।
है जी स्टडी टैक्स स्टडी टैक्स नहीं तो पुराने दोनों निकालने, कोई भी निकालना। पेज नंबर 410 हेडिंग होगी सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। मिल गई। 1.3 रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। फिर चैप्टर का नाम नॉन करेंगे मिल गया जी। ले जाओ, सबसे पहले निकालें 1.2 हेडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। 411 है ये सर 411 भी है 1.2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। मिल गई हेडिंग। इसमें 2 बुलेट पॉइंट है, ये याद करने हैं आपने। शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जरूरी है। IS2 states that the grant should not be recognized until there is a reasonable assurance that entity will comply with any condition attaching to the grant and the grant will be। ये 2 लाइनें याद करनी। इसमें पॉइंट खास चीज़ जो है नोट करने वाली वो ये है कि ग्रांट विल बी रिसीव्ड। ये लाइन जो है ये इसको अलहदा करती है कैश अकाउंटिंग से। ये नहीं लिख रही द ग्रांट हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक है, ग्रांट रिसीव हो चुकी हो, ऐसे नहीं है। द ग्रांट विल बी रिसीव्ड, इसका मतलब एक्रूअल बेसिस है। When an entity becomes certain, reasonably assured that they will comply with the restrictions of the grant and the grant will be received, means entity qualify कर गई हुई है और grant गवर्नमेंट एंटिटी को मिल जाएगी। कोई लेटर शेटर आपको आ गया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपको ग्रांट दे रहे हैं, तो आप ग्रांट रिकग्नाइज कर सकते हो। ठीक हो गया ना। इसका मतलब अगर आप ईयर एंड पे ग्रांट रिकग्नाइज कर रहे हो और वो रिसीव ना हुई हो तो आप एंट्री कैश टू गवर्नमेंट ग्रांट की बजाय ग्रांट रिसीवेबल डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। सही हो गया जनाब। तो एक तो ये 2 लाइनें आपने याद रखनी। फिर इसके बाद आ जाए आप पेज नंबर 410 पे। 410 1.3 रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। मिल गया जी। A grant might become repayable by the entity when the entity fails to meet the conditions for the grant. When a government grant becomes repayable, it is accounted for as a change in accounting estimate. ये याद रखनी है ये वाली लाइन कि इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है और इसका इफेक्ट क्या होगा प्रोस्पेक्टिव। आगे वो आपको एंट्रियाँ करके तो नहीं बता रहा लेकिन आपको लिख के बता रही है, जो भी हमने किया आगे यही लिखा हुआ है। अगर आप इसको पढ़ के देखें तो आपको एंट्री लगेगा कि आप एंट्री कब पढ़ रहे हैं। The repayment of a grant to income is applied in the first instance against any unamortized deferred credit recognized in respect of the grant. If the repayment exceed any such deferred credit, any excess is recognized immediately in profit and तो सादा सी बात है लेकिन कितनी अच्छी इंग्लिश में लिखी हुई है। इसको पढ़ने से मतलब एक्सप्रेशन बेहतर हो जाता है। हालांकि यही बात लिखी हुई है कि जो रिमेनिंग बैलेंस है ग्रांट के अकाउंट पे उसको डेबिट करके नील कर दें और एनी एक्सेस पेड विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया जनाब। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पेज पे आए कहते हैं इफ द ग्रांट वाज अकाउंटेड फॉर एज अ रिडक्शन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिलेटेड एसेट। क्या लाइन का मतलब है कि अगर आपने ऑफसेटिंग पॉलिसी ऑप्ट कर रखी है, यही मतलब है ना इसका। इट्स रीपेमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, उसी कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करते हैं। इफ द ग्रांट वाज अकाउंटेड फॉर एज अ डेफर्ड इनकम, इट्स रीपेमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रिड्यूसिंग द डेफर्ड इनकम बैलेंस बाय द अमाउंट रीपेएबल।
The cumulative additional depreciation that would have been recognized in profit or loss to the date in the absence of the grant must be recognized immediately in the profit and loss. तो हमने इन दोनों लाइनों को इकट्ठा करके कह दिया कि मैक्सिमम एक्सटेंट कितनी होगी, उसकी वो कैरिंग वैल्यू, ये दोनों लाइनें मिक्स करके वही एंट्री बन गई, ठीक होगी। इसके बाद जनाब आप देखेंगे फॉरगिवेबल लोन मैंने आपको लिखवा दिए थे, लिखवा दिया था ना, फॉरगिवेबल लोन। क्या अगर रीजनेबल एश्योरेंस हो के गवर्नमेंट नहीं लेगी आपसे वापस, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ग्रांट। और अगर आपको एश्योरेंस ना हो के वापस करने या नहीं करने तो फिर ये लायबिलिटी, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए जनाब, हेडिंग मिलेगी आपको नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स, मिल गया जी। A government grant may take the form of a transfer of a non-monetary asset such as land or other resource। कहते हैं कैश के अलावा भी हो सकती है, ज़मीन भी हो सकती है और कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है, ठीक। मतलब गवर्नमेंट बजाय इसके कि आपको कैश दे, गवर्नमेंट आपको कहे जी हम आपको लैंड दे देते हैं, हम आपको जानवर प्रोवाइड कर देते हैं, मुर्गियाँ हम आपको दे देंगे, आप पालें बकरियाँ, रेवट, तो ये इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और ये बड़ा आम है गाँव में, ठीक। जैसे अगर देखा होगा कि गांव में, विलेजेस में ये जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, नेस्ले वगैरह, ये लोगों को गायें दे जाते हैं घरों के अंदर, उन्हें कहते हैं जी आप देखभाल करें तो इसका एक टाइम का दूध आपने हमें देना है, एक टाइम का दूध आपका, दैट इज़ योर इनकम, इसको संभाल लेके। तो मिल्क कलेक्शन में बड़ा फ़ायदा हो जाता है इसके अंदर, गाँव जानवर भी संभाला जाता है घर के अंदर। तो इस तरह के जो होते हैं, गवर्नमेंट भी इस तरह के जो है वो स्टेप लेती है, जिसका पर्पज़ यही होता है कि कंट्री की ओवरऑल प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। सो इसी तरह जनाब गवर्नमेंट कैश देने के बजाय डायरेक्ट रिसोर्स आपको दे सकती है फॉर द यूज़ ऑफ एन एंटिटी। इन सच केस द फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन मॉनेटरी एसेट शुड बी असेस्ड एंड टू अकाउंट फॉर बोथ ग्रांट एंड एसेट एट दैट फेयर वैल्यू। कहता है जनाब फिर आपने क्या देखना है, आपने फेयर वैल्यू असेस करनी है उस एसेट की, मार्केट वैल्यू, और फिर आपने एंट्री कर देनी है एसेट डेबिट, यानी कि फॉर एग्जांपल लैंड है तो लैंड डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट विद द फेयर वैल्यू। और स्टैंडर्ड आपको कहता है कि ये सिर्फ ये नहीं कि फेयर वैल्यू से अल्टरनेटिवली कहता है आप अगर आपका दिल करे तो आप नॉमिनल कॉस्ट से भी कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट को आपको देनी पड़ी होगी टू गेट वो ऐसे ट्रांसफ़र की, तो कहता है जनाब वो आप उससे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक की जा सकती है। तो ये था जनाब हमारे पास IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट।